नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, नीतीश कुमार के बारे में अब आम राय ये बनती जा रही है कि वो अपनी राजनीतिक मेधा खो चुके हैं, राजनीतिक प्रतिभा खो चुके हैं। वो बीजेपी के कब्जे में हैं, उनके इशारों पर चल रहे हैं और उनकी पार्टी भी अब बीजेपी की गोद में जा बैठी है और वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है सिवाय इसके कि वो मोदी शाह की कठपुतली बनकर नाच दिखाते रहें। हाल में उनकी जो हरकतें रही हैं, जिस तरह से वो मोदी जी के पैर बार बार छूते रहे हैं, या दूसरे विधानसभा के अंदर उनकी हरकत हो, या रविशंकर प्रसाद के पैर छूने झुक जाने वाली बात हो, ये तमाम चीज़ें हैं जो उनके बारे में शक पैदा करती रही हैं। लेकिन अब उन्होंने एक ऐसा दांव खेला है, एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जो बताता है कि नीतीश कुमार ने अभी अपना पॉलिटिकल सेंस, राजनीतिक समझ नहीं खोई है। कहते हैं ना कि जब मामला सर्वाइवल का आ जाता है, जब आपके अस्तित्व का संकट सामने खड़ा हो जाता है, तो आपकी बुद्धि और तीव्र गति से जाग जाती है और वो तेज़ी से काम करने लगती है। शायद नीतीश कुमार की इस बीमारी, कमज़ोरी, मानसिक स्थिति के बावजूद इस घड़ी में वो जाग गई और उन्होंने एक बड़ा दांव चल दिया, जिसको लेकर उसके जो पार्टनर है एनडीए की बीजेपी, वो गच्चा खा गई। वो सदमे की स्थिति में है कि आखिरकार ये नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों कर दिया जो उसे दो तरफ से उस पर वार करता है। नीतीश कुमार ने क्या किया है? उन्होंने ये किया है कि उन्होंने राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए उर्दू सिखाने का इंतज़ाम कर दिया है। यानी वो चाहते हैं कि राज्य के कर्मचारी, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, उनको उर्दू सिखाई जाए, वो उर्दू सीखें, ताकि जो उर्दू भाषी लोग हैं उनसे उनका संवाद बेहतर हो सके। और बिहार की दूसरी आधिकारिक भाषा उर्दू भी है, उसमें भी कामकाज हो सके। हालांकि ये इसके पीछे ये जो तर्क दिया जा रहा है, इसको लेकर लोग संदेह से देख रहे हैं और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि इसकी टाइमिंग ऐसी है। ये चुनाव के पहले उठाया गया कदम है और चुनावी साल में हम सब जानते हैं कि हर कदम इस बात को ध्यान में उठाया के जाता है कि चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा। इसी के साथ साथ बिहार के चुनाव का संदर्भ तो है ही, एक दूसरा संदर्भ भी है जो पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से आता है। आपको याद होगा कि अभी बजट सत्र में ही उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उर्दू को लेकर बहुत कटुतापूर्ण, और मैं तो कहूँगा कि मूर्खतापूर्ण भी बयान दिया था। उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही थी जो एक भारतीय संस्कृति को, भारतीय भाषाओं को की समझ न रखने वाला व्यक्ति ही कर सकता है। उन्होंने उर्दू को एक तरह से ये कह दिया कि ये कठमुल्लेपन की भाषा है, इसको पढ़कर लोग कठमुल्ला हो जाएंगे। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर यह तक आरोप लगा दिया था कि वो लोगों को मौलवी बनाना चाहती है। मुद्दा वहाँ इसलिए खड़ा हुआ था कि सदन में दो भाषाएं आमतौर पर चलती हैं, तो पहली भाषा तो हिंदी होना लाजमी ही है, दूसरी भाषा के रूप में योगी आदित्यनाथ की सरकार अंग्रेज़ी को लाना चाहती थी। और समाजवादी पार्टी का तर्क ये था कि अंग्रेज़ी को लाने के बजाय आप उर्दू को लाइए, क्योंकि उर्दू प्रदेश की एक दूसरी भाषा भी है राज्य की, और उसको बोलने वाले लोगों की संख्या भी अच्छी खासी है। लेकिन चूंकि जो एक सांप्रदायिक दिमाग है आरएसएस का, संघ परिवार के लोगों का, वो उर्दू भाषा को सांप्रदायिक नज़रिए से देखता है। वो ये मानता है कि उर्दू जो है वो मुसलमानों की भाषा है, जबकि भाषा किसी एक समुदाय की नहीं होती है।
भाषा तो जो बोले उसकी हो जाती है। और हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान के बहुत नामचीन लेखक शायर उर्दू के आए हैं, और वो केवल मुसलमान नहीं थे, वो हिंदू भी थे। मुंशी प्रेमचंद उर्दू में लिखते थे, फिराक गोरखपुरी उर्दू के बहुत बड़े शायर थे। ऐसे सैकड़ों नाम गिनाए जा सकते हैं जिन्होंने बहुत उम्दा साहित्य लिखा है उर्दू के, और विद्वान भी ऐसे बहुत सारे हुए हैं। और वो हिंदू भी थे, हिंदू भी हैं। लेकिन जो संकुचित दृष्टि है बीजेपी की, संघ परिवार की, उसने उर्दू को एक तो मुसलमानों की भाषा के रूप में प्रचारित किया है, और दूसरा इसे विदेशी भाषा के रूप में भी वो प्रचारित करते हैं। जबकि सब जानते हैं कि उर्दू का जन्म हिंदुस्तान में ही हुआ है, वो हिंदुस्तान की माटी से ही पैदा हुई है। लेकिन अब इस दिमागी बनावट का क्या कहिए, जो घृणा से निर्मित हुई है, नफरत से निर्मित हुई है, और जिसमें हिंसा भरी हुई है। इसका जवाब विपक्षी नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद ने दे दिया था सदन में, और उन्होंने ये सारी बातें भी गिनाई थी और ये भी बताया था, बल्कि लोगों ने कैलकुलेट किया था कि योगी आदित्यनाथ ने जो भाषण दिया था उसमें कितने शब्द उर्दू के थे। उर्दू, फारसी, तुर्की, इन सब भाषाओं के थे। यानी वो खुद भी वो जिस हिंदी की बात कर रहे थे वो हिंदी नहीं बोल रहे थे। हम सब बोलचाल में इतने शब्दों का प्रयोग करते हैं विभिन्न भाषाओं के, उसमें अंग्रेजी भी शामिल है, उसमें संस्कृत भी शामिल है, कि उसे भाषा की शुद्धता पर इस तरह से जाना भी नहीं चाहिए। भाषा तो अभिव्यक्ति की बात है, संस्कृति की बात है, इन सब को मिलकर बनी है, और उर्दू भी उसी तहजीब का हमारे हिस्सा है। बहरहाल, तो ये जो विवाद चल रहा था उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की वजह से, और जिसको फिर संघ के नेताओं ने और भी तरह तरह से घुमा फिरा कर उसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की, योगी आदित्यनाथ के मंत्रियों ने भी ये कोशिश की, उसका जवाब नीतीश कुमार ने इस मास्टर स्ट्रोक से दिया कि आप कह रहे हो कि ये मौलवियों की, कटमुल्लों की भाषा है, और हम बिहार में इसी भाषा को अपने सारे कर्मचारियों को, और सरकारी और गैर सरकारी दोनों को सिखाएंगे। और इसका इंतज़ाम उन्होंने किया। उन्होंने पूरे ये व्यवस्था बनाई है कि राज्य में कैसे लोग भाषा सीखेंगे, कैसे उर्दू के जो शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति होगी, पहले से भी है, और इसके लिए प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएंगे जहां विशेषज्ञ शिक्षक कर्मचारियों को उर्दू पढ़ना और लिखना सिखाएंगे। और उसका कहना, सरकार का मानना है कि इससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और उर्दू भाषी समुदाय के साथ बेहतर तालमेल भी होगा। तो ये एक तो योगी आदित्यनाथ की इस सांप्रदायिक सोच का जवाब नीतीश कुमार ने दिया। दूसरे, बिहार में पिछले कुछ समय से बीजेपी कोशिश कर रही है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का। वो बार बार सांप्रदायिक मुद्दे उठाने की कोशिश कर रही है, अपने हिंदुत्व को धार देने की कोशिश कर रही है हिंदूवादी मुद्दों के जरिए, और ये नीतीश कुमार ताड़ रहे हैं। अभी कुछ समय पहले गिरिराज सिंह ने तथाकथित हिंदू गौरव यात्रा निकाली थी, और उससे नीतीश कुमार बहुत चिढ़े थे। और आपने अगर उस समय की याद हो आपको, तो एक मीटिंग में उन्होंने उन्हें किनारे बैठा दिया था, तो उनकी उपेक्षा हुई थी, और एक मैसेज उन्होंने दे दिया था कि गिरिराज सिंह की इस हरकत को उन्होंने पसंद नहीं किया है, उन्होंने खारिज कर दिया है। तो जहां मुसलमानों की बात आती है वहां पर नीतीश तुरंत सोचने लग जाते हैं, क्योंकि वो अपनी छवि को, बेशक वो आरएसएस के साथ काम करते रहे हैं, बीजेपी के साथ सरकारें बनाते रहे हैं, बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में भी शामिल रहे हैं, और बीजेपी के सांप्रदायिक एजेंडे का उस तरह से कभी विरोध भी नहीं करते। आपने बहुत कम देखा होगा उनको इस तरह के जो भी हरकतें संघ परिवार की होती हैं उसके खिलाफ वो स्टैंड बहुत ज़्यादा नहीं लेते हैं, चुप रह जाते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि बिहार में उनका जो अपना एक वोट बैंक है उसमें मुस्लिम मतदाता भी शामिल है, और वो लगातार कोशिश करते रहे हैं कि मुसलमानों को
अपने से जोड़ कर रखें और अपना वोट बैंक, जो वैसे तो बहुत बड़ा नहीं है कुर्मी कोयरी का, लेकिन अगर कुछ हिस्सा मुसलमानों का भी जुड़ जाता है, और अगर कई कंस्टिट्यूंसीज में ऐसा भी होता है जहाँ पर वो उनके पास जो वोट है उसमें थोड़ा सा भी अगर मुसलमानों का हिस्सा जुड़ जाए तो वो जीत सकते हैं। तो उनका खेल ये है कि अपने इस एक सेकुलर छवि को बनाए रखा जाए, बावजूद इसके कि बीजेपी के साथ हो, सरकार में है, और उस छवि का फ़ायदा राजनीतिक रूप से उठाया जाए। और ये एक तरह से जो विपक्ष की राजनीति है उस पर भी हमला है। यानी आरजेडी और कांग्रेस, या कहें कि महागठबंधन के जितने भी दल हैं, वो उनका पूरा समीकरण मुसलमानों से जुड़कर बनता है, और मुसलमानों का रुझान भी इन दलों के प्रति, महागठबंधन के प्रति ज़्यादा रहता है, वो ज़्यादा विश्वसनीय मानते हैं। लेकिन उनका ये भी अनुभव रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार की वजह से बीजेपी पर एक तरह से लगाम लगी हुई है। बीजेपी वो सब नहीं कर पा रही जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र में कर लेती है, उत्तराखंड में कर लेती है, वो वहाँ नहीं कर पा रही है, क्योंकि नीतीश उसे ये करने नहीं देते हैं। इसीलिए वो नीतीश पर भी भरोसा कर लेते हैं, और महागठबंधन तो उनके भरोसे के लोग हैं ही सरकार बनाने में। इसीलिए वो ये समझदारी दिखाते हैं कि अगर आरजेडी या महागठबंधन की सरकार न बन रही हो तो कम से कम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार बने, ताकि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर लगाम लगाई जा सके। अब ये एक बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि अभी हाल में गृह मंत्री अमित शाह गए थे बिहार, और उन्होंने सीता माता का बड़ा भव्य मंदिर बनाने का ऐलान भी कर दिया था। यानी वो चुनाव के पहले जो हिंदुत्व का एजेंडा है, जैसे यहाँ राम मंदिर, वहाँ जानकी मंदिर बनाने की जो योजना है, ये जो खेल है अमित शाह का या जो बिहार की बीजेपी इकाई है इनका, उसको पंचर करने के लिए उन्होंने उर्दू का इस्तेमाल कर लिया। और जाहिर है कि बीजेपी में बेचैनी पैदा हो गई, क्योंकि बीजेपी इस कोशिश में है कि ये इस सरकार का एजेंडा हिंदुत्ववादी बन जाए, ताकि वो चुनाव में उसको इस्तेमाल कर ले और लोगों तक ये मैसेज भी जाए कि वो ड्राइविंग सीट पर है और हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ा रही। लेकिन जब नीतीश कुमार उर्दू को इस तरह से आगे कर देते हैं तो उसे एक बड़ा झटका लग जाता है, क्योंकि वो अपने मतदाताओं को, जिनमें मोस्टली तो हिंदू ही हैं, जाहिर है हिंदू अपर कास्ट हैं, और हिंदू अपर कास्ट को मुसलमानों से भी नफ़रत है और उर्दू से भी नफ़रत है। लेकिन उसी सरकार से जिसका वो समर्थन कर रहे हैं, वही अब उनसे कहेगी कि उर्दू सीखो। ये बीजेपी के जो समर्थक हैं सरकार में या गैर सरकारी नौकरियों में, उन्हें भी उर्दू सीखनी पड़ेगी, मन मार के सीखनी पड़ेगी। ये एक जो दांव है, इसीलिए मैंने इसको शुरू में मास्टर स्ट्रोक कहा था। नीतीश कुमार की नीतियाँ, जिस तरह की राजनीति करते रहे हैं, जिस तरफ से वो पलटू राम बन गए हैं, कुर्सी कुमार बन गए हैं, सुशासन बाबू कभी होते रहे होंगे, अब तो सुशासन का भी नाम नहीं है, हर मोर्चे पर वो फेल हुए हैं। लेकिन अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उन्होंने एक ये उर्दू वाला जो दांव चल दिया है, और निश्चित रूप से उनके पास और भी इस तरह के तीर होंगे तरकश में, जिनका इस्तेमाल वो आने वाले दिनों में करते दिखेंगे। क्योंकि नीतीश कुमार की कोशिश ये है कि सीटों के बंटवारे में वो बीजेपी से कम सीटों पर चुनाव न लड़ें, ताकि उनको चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद ये न कहा जाए कि आप छोटी पार्टी हैं। वो ज़्यादा सीटें जीतना चाहते हैं। पिछली बार बीजेपी ने उनकी सीटें हरवाई थी, चिराग पासवान को उनके खिलाफ लड़कर लगभग 25 सीटें चिराग पासवान की वजह से जेडीयू हारी थी। अगर वो जीत पाती तो उसकी भी सीटें लगभग बीजेपी के आसपास होती।
लेकिन वो धोखाधड़ी बीजेपी ने की थी और नीतीश कुमार इसको भली भांति जानते हैं और इस बार वो नहीं चाहेंगे कि बीजेपी उस तरह का कोई दांव खेले उनके साथ। तो वो अपने दांव पहले खेल रहे हैं। पहले ही उन्होंने बीजेपी को डिफेंसिव कर दिया है कि अगर वो हिंदुत्ववादी एजेंडा को और आगे ले जाने की कोशिश करेगी, कुछ और हिंदुत्व के मुद्दे उठाने की कोशिश करेगी, तो नीतीश कुमार वहाँ चाबी भर सकते हैं। अभी एक बहुत बड़ा मसला आने वाला है वक्फ बोर्ड का। हो सकता है कि अगले हफ्ते ही इससे संबंधित बिल संसद में रख दिया जाए। अभी तक नीतीश सरकार ने उसका विरोध नहीं किया है, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में आप बिल्कुल आश्वस्त मत होइए। वो पता नहीं कौन सा पेच फंसा दें, कौन सा एक ऐसा बयान दे दें कि वो बिल अटक जाए, क्योंकि मोदी सरकार नीतीश कुमार और नायडू पर निर्भर है और नायडू और नीतीश कुमार दोनों के लिए मुस्लिम वोट बहुत अहमियत रखते हैं। दोनों ही राज्यों में ठीक ठाक संख्या है और दोनों ही की जो राजनीति है उसमें मुस्लिम वोटों का एक बड़ा महत्व है। तो दोनों ही इस मामले में क्या रुख अख्तियार करते हैं ये तो देखने की बात होगी, लेकिन नीतीश कुमार की जहाँ तक बात है वो कोई भी गेम खेल सकते हैं अपने और अपने दल के अस्तित्व को बचाने के लिए। और ये जो उर्दू वाला दांव है ये मास्टर स्ट्रोक है। ये मास्टर स्ट्रोक उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ के लिए एक धर्म संकट पैदा करता है कि यहाँ तो आप उर्दू का विरोध कर रहे हैं, लेकिन बिहार में पड़ोस में आपके समर्थन वाली सरकार है, आप समर्थन नहीं बल्कि आपकी साझेदारी वाली सरकार है और वहाँ उर्दू का इस तरह से प्रचार प्रसार हो रहा है। क्या पता ये फार्मूला नायडू साहब भी आजमाने लगे, तेलंगाना में भी अच्छी खासी संख्या है उर्दू भाषियों की, वहाँ भी चला जाए। तो जो योगी आदित्यनाथ उर्दू को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे, उर्दू की जड़ें काटने की कोशिश कर रहे थे, वो उर्दू को दूसरे राज्यों से समर्थन सहयोग मिलने की संभावना बन जाती है। जहाँ भी कांग्रेस की सरकार है या विपक्षी दलों की सरकार है वहाँ उर्दू में जान फूंकने की कोशिशें शुरू हो सकती हैं। कर्नाटक में भी एक अच्छी तादाद है उर्दू भाषियों की। तो ये एक सूत्र है। आप देखिए कि पिछले चुनाव के पहले नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना का एक सूत्र दिया था जिसको राहुल गांधी ने लपक लिया, एक बड़ा मुद्दा बनाया और 2024 के इलेक्शन में बीजेपी को बहुत भारी नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो गए। अब ये एक दूसरा मुद्दा खोज लिया है नीतीश कुमार ने। इसका असर अभी देखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब ये लागू होगी, ट्रेनिंग शुरू होगी, प्रशिक्षण शुरू होगा, लोगों में उर्दू का प्रचार प्रसार फिर से शुरू होगा, तब किस तरह का रिएक्शन होता है। और मज़ेदार बात होगी कि उससे प्रेरित होकर दूसरे राज्य क्या करते हैं और योगी आदित्यनाथ का रिएक्शन क्या होगा, उनकी पार्टी का रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि वो विरोध तो नहीं कर पाएंगे। अब बीजेपी फंसी हुई है बिहार में, अगर विरोध करेंगे तो उन्हें उसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। बिहार के इलेक्शन को वो अनदेखा नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर यूँ कहना चाहिए कि बहुत बड़ा स्टेक मोदी और शाह का लगा हुआ है। बिहार वो खोना नहीं चाहेंगे, नीतीश कुमार को नाराज़ नहीं करना चाहेंगे, जेडीयू खिलाफ हो और उसके खिलाफ काम करे या पाला बदल के वो आरजेडी की तरफ चले जाएं, ये भी नहीं चाहेंगे। तो बीजेपी को उन्होंने फंसा दिया है। इसलिए मैं इसे कई तरह से मास्टर स्ट्रोक की तरह देख रहा हूँ कि नीतीश कुमार ने उस राजनीतिक समझ का एक बार फिर से, पॉलिटिकल सेंस का मुजाहरा किया है जो उन्हें एक बारीक पॉलिटिशियन के रूप में पेश भी करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।